गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संजय स्वामी हमारे यूट्यूब चैनल सिटी एग्ज़ाम जंक्शन के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे 21 साल से मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और हमारे सभी साथियों की डिमांड के अनुसार अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ पढ़ाएंगे। और आज हमारा टॉपिक जो है वो होगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का अभिप्राय है 100 में से, किसमें से? 100 में से। यदि आप किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाते हैं तो उस संख्या के ऑब्लिक में आपको कितना लिखना होगा? 100। जैसे मैंने कहा कि 40%, यदि इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप कहेंगे सर 40 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा? 100, तो हमारा आ जाएगा 2/5। यदि आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आपको उसे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। जैसे मैंने कहा 1/4 को आप परसेंटेज में बदलें। आज हमारी कक्षा में 1/4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट हैं? तो आपको 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसे आप? 100 से। आप कहेंगे 25% बच्चे हैं वो आज हमारी कक्षा में क्या है? एब्सेंट हैं। देखिए, किसी भी संख्या का जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो आपको कितनी मान के चलनी है? 100% मान के चलनी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने इनकम में से 20% खर्च कर दिया। आप ये बताइए मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम अगर परसेंटेज में बात करें तो कितनी है? 100%। उसमें से मैंने कितने परसेंट खर्च कर दिया? 20%। तो मेरी बचत कितनी हो जाएगी आपकी? 80%। किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू आपको 100% मान के चलनी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है। यदि आप 1% की वैल्यू ज्ञात करना सीख लेंगे तो आप परसेंटेज के टॉपिक का 50% हिस्सा कवर करेंगे। देखिए, मैं कहता हूं कि राम ने अपनी इनकम का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। उसने 10% है वो पेट्रोल पे खर्च कर दिया। उसके बाद उसकी जो बचत है वो 3,500 रुपए है। तो राम की इनकम ज्ञात करें। आप ये बताइए सबसे पहले राम की इनकम कितनी है? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझिए। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। आप यदि बेसिक समझ लेते हैं तो आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम आपको बिल्कुल जीरो से लेके सीजीएल लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप इसमें जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो देखिए 5 मिनट, उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, राम की इनकम कितनी है? 100%। उसने अपनी इनकम का 20% बच्चों की शिक्षा पे और 10% किस पे खर्च कर दिया? पेट्रोल पे। 20 और 10 कितना हो गया हमारा? 30% उसने खर्च कर दिया। उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 70%। 70% उसने बचाया। और कितने रुपए बचाए? 3,500 रुपए बचाए। 3,500 रुपए कितने परसेंट के इक्वल हैं? 70% के इक्वल हैं। सबसे पहले 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है? जैसे हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। आप ये बताइए, यदि आप मार्केट में गए और आपने 40 पेन खरीदे और मैंने कहा कि वो 40 पेन आपने 500 रुपए के खरीदे, तो बताइए 10 पेन का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक पेन का मूल्य निकालेंगे। जैसे हम एक पेन का मूल्य निकालते हैं वैसे हमें 1% का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे 70% है ना, वो कितने के बराबर है? 3,500 अपॉन 70। किसकी वैल्यू आ गई हमारी? 1% की। अब उसकी टोटल इनकम बतानी है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। आप बता देंगे उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है हमारी? 5,000 रुपए। इसमें दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक तो सिंपल बता रहा है उसने 20% शिक्षा पे कर दिया, 10% पेट्रोल पे खर्च कर दिया, या अन्य उसने खर्चे कर दिए। लेकिन दूसरा इसमें क्या करेगा कि शेष शब्द इंक्लूड करेगा। शेष शब्द कैसे इंक्लूड करेगा? देखिए, हमने कहा ए ने अपनी इनकम का
30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। शेष का, किसका? शेष का 20% उसने अन्य खर्चे किए। उसके बाद उसकी बचत बताई गई है। सबसे पहले उसने 30% शिक्षा पे खर्च किया, उसके बाद 20% उसने क्या कर दिए हैं? अन्य खर्चे कर दिए हैं, और उसके बाद उसने जो बचाया 1120 रुपए उसकी बचत है। तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी? आप ये बताओ, इसमें क्या शब्द इंक्लूड किया हमने? शेष शब्द। उसकी इनकम कितने परसेंट है पहले ही बताइए मुझे? 100%। उसका 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, कितना बचाया उसने? 70%। फिर शेष का, शेष किसका? 70 का। 70 का कितना परसेंट है? 20%। 70 का 20% निकालेंगे आप, कितना आएगा हमारा? 14। ये इसमें से आप घटाएंगे, आप बता देंगे उसकी जो बचत है ना वो कितने परसेंट है हमारी? 56%। देखिए शेष शब्द यूज किया है, ये शब्द कहीं भी यूज कर सकता है। आपको 2 3 4 खर्चे लगातार बोलेगा, बीच में कहीं भी शेष शब्द यूज हो जाता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। सारा मैटर लैंग्वेज का है। अगर मैथ में आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है, और लैंग्वेज तब क्लियर होगी जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे। इसलिए सबसे पहले टॉपिक के बेसिक हैं उनको अच्छे से क्लियर करिए। अब 56% उसने बचाया, और कितने रुपए बचाए उसने? 1120 रुपए बचाए। वो कितने के बराबर हैं आपके? 56% के। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितने से इसको डिवाइड करेंगे? 56 से। 1% का मान आ गया। अब उसकी टोटल इनकम बतानी है तो मल्टीप्लाई 100। और मान लीजिए ये पूछे कि बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च किया। जब एक वस्तु का मूल्य आ जाता है, 1% का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको जिसको भी गणना करनी है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहिए कि शिक्षा पे कितना खर्च किया, मल्टीप्लाई 30। उसने अन्य खर्चे कितने किए, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे आप? 40। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इनकम पूछी हमने, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो आप बता देंगे उसकी जो टोटल इनकम है वो कितने रुपए है हमारी? 2000 रुपए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आया होगा सबसे पहले 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, इसके ऊपर हम 5-4 क्वेश्चन लेंगे और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर 93% स्टूडेंट पास होते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट थे। अपने दिमाग में रखिए, पूरे मैथ में किसी भी संख्या की वैल्यू अगर टोटल पूछी जाए परसेंटेज में तो कितनी होगी आपकी? 100% होगी। यहां पे ये कहता है कि 93% छात्र पास होते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? 100%। 93% हमारे क्या हो जाते हैं? पास। तो हमारे फेल होने वाले कितने हो जाएंगे आपके? 7%। आपने कहा कि 7% स्टूडेंट पास होते हैं, फेल होते हैं, सॉरी, क्योंकि हमारे 100% में से 93% पास हो गए हैं, तो हमारे फेल होने वाले कितने आ जाएंगे आपके? 7%। 7% फेल हो जाते हैं, और 259 स्टूडेंट है वो क्या होते हैं हमारे? फेल होते हैं। अब ये बताइए 259 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 7% के बराबर है। आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, इसे कितने से डिवाइड करेंगे आप? जिस 7% से डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि बताइए छात्रों की कुल संख्या क्या थी, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। 7 × 21, 7 × 7 = 49। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता देंगे सर हमारे टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने थे? 3700। एक बार दोबारा देखेंगे, टोटल स्टूडेंट हैं, किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपको कितनी मान के चलनी है? 100%। 93% फेल हो जाते हैं, इसमें क्या बताया? पास हो जाते हैं, तो 7% क्या हो जाएंगे आपके? फेल हो जाएंगे। 7% फेल होते हैं, 259 फेल होते हैं। 259 है वो कितने परसेंट के इक्वल है आपका? 7% के इक्वल है। आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ गई है। टोटल बताने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो हम बताएंगे हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3700 हैं। देखिए किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू पे ध्यान दीजिए। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है 1% का मान ज्ञात करने के लिए। जैसे ही आपको थोड़ी देर में 1% की वैल्यू समझ में आ जाएगी, आपको आने वाली कई टाइपें समझ में आ जाएंगी। हम मैथ को अलग अलग टाइपों से, अलग अलग क्या है उसे फॉर्मूले से पढ़ते हैं, और
जब एग्जाम में जाते हैं तो इतने फॉर्मूले और टाइप याद नहीं रहती हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको बिना किसी टाइप के, बिना किसी फॉर्मूले के और कॉमन सेंस से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंकों का 2/5 है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। आपको बताया गया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, मैंने कहा कि 1/5 है, ये भिन्न है और इसे परसेंटेज में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 100 से। आप बता देंगे कितना परसेंट हो गया सर हमारा? 20%। और मैं कहूं कि 20% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 20 अपॉन क्या करेंगे आप? 100। कितना आ जाएगा आपका? 1/5। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई थी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है इसमें कि किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंकों का 2/5 है। आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे, लेकिन अभी एक बार पहले परसेंटेज से देखिए। 2/5 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप बताएंगे कि जो पास होने का परसेंटेज है वो कितना परसेंट है आपका? 40% है। आगे देखते हैं, अजय ने कुल अंकों का 1/4 प्राप्त किया। 1/4 को भी आप परसेंटेज में बदल लेंगे, आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कितना आ जाएगा आपका? 25%। यदि कुल व प्राप्त अंकों में 150 अंकों का अंतर है, यहां पे जो दिया गया उसे ध्यान से पढ़िए। टोटल नंबर और जो क्या बता रहा है? प्राप्तांक। प्राप्तांक कितने हमारे? 25%। और टोटल कितना होता है आपका? 100%। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है ये बताइए? 75%। अब ये जो दिया गया था ये एक्स्ट्रा दिया गया था, इसको हमें कहीं काम में नहीं लेना था। आगे पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी तब समझ में आया कि प्राप्तांक का और टोटल का डिफरेंस दिया गया है तो हमें प्राप्तांक को ही 1/4 को अगर हम परसेंटेज में बदलते तो हमारा कितना बढ़ता है? 25%। आप कहते हैं कि 25% है ना, वो हमारे क्या है? प्राप्तांक हैं और टोटल हमारे कितने हैं? 100% हैं। दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 75%। और आपको कहता है दोनों का डिफरेंस कितने अंकों का बताया गया है? 150। 150 कितने परसेंट के बराबर है? 75% के बराबर है। 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे अपॉन 75 और मल्टीप्लाई, टोटल बताने हैं ना आपको, बताओ कुल अंक कितने होंगे? तो आप बता देंगे सर कुल अंक है ना वो उस परीक्षा में कितने थे हमारे? 200 अंक थे। देखिए बेटा, यहां पे कह रहा है इसमें अजय ने कुल अंकों का 1/4 प्राप्त किया। 1/4 आपको पता है परसेंटेज में कितना होता है हमारा? 25%। उसने 25% अंक प्राप्त किए, टोटल अंक कितने थे? 100%। तो ये दोनों का अंतर कितना बनता हमारा? 75%। और दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 150। 150 कितने के बराबर है? 75% के। 1% की वैल्यू ज्ञात की, 100% की निकालनी है तो 100 से हमने क्या कर दिया? उसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बिल्कुल एसएससी जीडी से लेके और सीजीएल लेवल तक जो भी एग्जाम है आपका, कोई दिल्ली पुलिस का है, हरियाणा सीईटी का है, हरियाणा डी ग्रुप का है या अन्य कोई भी एग्जाम है, आप यदि एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं कहता हूं कि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन एक बार टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, कुछ भी नहीं रटना है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। जब आप टॉपिक को 2-4 क्लासें होती पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई नहीं लगेगा सूत्र और सही आएगा उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या के, अब आपने यहां तक अभी तक एक ही बात पढ़ी है कि 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाए, 1% का मान कैसे ज्ञात करें। आपको ये सबको पता चल गया कि किसी भी संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। यहां क्या कह रहा है ध्यान से देखें, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। अरे एक संख्या का हमारे पास कितना दिया गया है? एक संख्या का 75% है और उसमें 75 ऐड कर देते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है। अब संख्या का तो नहीं पता, लेकिन संख्या का परसेंटेज में तो पता है हमें कि हमारी संख्या है ना टोटल कितने परसेंट है?
100% है सर। आप कहेंगे कि एक संख्या के 75% में 75 ऐड करने पर वो संख्या कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये 75 है ना, इसने उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 25% की। तो ये जो 75 है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है जी? 25% के बराबर है। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्या आ जाएगी? हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है और इसके ऊपर बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत छोटी सी बात पूछते हैं एग्जामिनर, आपने कहा कि संख्या में 75 बढ़ाते ही हमारे पास 75% से 100% पे चले गए, तो कितना परसेंट इंक्रीज होता है? हमारी संख्या 25% बढ़ी है। ये जो 75 है ना, वो 25% के बराबर है। संख्या बतानी है, मल्टीप्लाई 100, 25 से 75, आप संख्या बता देंगे सर संख्या कितनी है हमारी? 300 है। किसी भी संख्या की वैल्यू, मैं कहता हूं कि मेरे धन में से अगर मैं किसी को 500 रुपए दे देता हूं तो 20% की कमी हो जाती है। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि मेरे पास टोटल धन 100% था, मैंने किसी को 500 रुपए दे दिए। अब 500 रुपए मैंने किसी को दिए तो मेरे धन में 20% की कमी हो जाती है। तो ये 500 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? ये 500 रुपए ही 20% के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालनी है, 20 से डिवाइड करेंगे, टोटल बताना है 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहते हैं 20% की कमी हुई है 500 रुपए कम होने से, अपॉन 20 टोटल अमाउंट बतानी है। आप बता देंगे सर आपके पास टोटल 2500 रुपए हैं। सभी को समझ में आ गया होगा 1% का मान। अब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर अगली टाइप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको कई प्रकार की टाइपें जो बनती हैं, जिसमें कई प्रकार के आप फॉर्मूले लगाते हैं और उसमें अलग अलग आप क्या लगाते हैं? लॉजिक लगाते हैं। उन सभी को एक ही कॉमन सेंस से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पिछली बार संख्या में जोड़ रहे थे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। कहता है किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर किसी भी संख्या की वैल्यू 100% होती है, लेकिन अब की बार 100% में से नहीं घटा रहे हैं। संख्या के हमारे पास कितनी वैल्यू बताई गई है? मेरे पास मेरे धन का 65% बचा हुआ था, उसमें से मैंने 65 रुपए किसी को दे दिए, फिर भी 65 मेरे पास बच जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी को नहीं देता तो उस समय मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी थी? 130 रुपए। आप ये बताओ, क्या कर रहे हैं कि मैंने एक संख्या का मेरे पास कितना परसेंट है? 65%। उसमें से 65 घटाने के बाद भी 65 शेष बच जाता है। यदि आप ये 65 नहीं घटाते तो आप ये बताइए आपके पास कितना था? 130। और 130 उस संख्या का कितना बताने लग रहा है? 65%। किसी भी बात को थोड़ा घुमा फिराता है और आपको लैंग्वेज को ही समझना है। यदि आपका एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है मैथ में, तो मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है और ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप मैथ को नहीं पढ़ें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट बनाना होता है। तो आपने कहा कि एक संख्या के 65% में से 65 कम करने के बाद भी 65 बच जाता है। यदि मैं 65 नहीं घटाता हूं तो कितना है हमारे पास? 130 है। तो आप कहेंगे ये 130 है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है? 65% के बराबर है। 65 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। संख्या बतानी है, 65 दूनी 130। आप बता देंगे सर हमारी जो संख्या है ना वो कितनी है? 200 अर्थात 200 है। एक एग्जांपल और ले लें इसका। चलो देखिए आप, मैंने कहा कि एक संख्या के 80% में से, एक संख्या के 80% में से 80 घटाने पर मेरे पास कितना शेष बचता है? 80 शेष बचता है। प्रश्न को सुने, एक संख्या के 80% में से 80 घटाने के बाद भी 80 शेष बच जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। आप ये बताओ कि एक संख्या में 80% घटाने के बाद 80% में से 80 घटा दिया गया और उसके बाद भी हमारे पास कितना बच जाता है? 80 बच जाता है। तो आप आराम से बता देंगे सर अगर ये 80 नहीं घटाते तो हमारे पास टोटल कितना था? 160। भाई एक संख्या का 80% था, उसमें से 80 घटा दिया, फिर भी 80 बच गया। इसका मतलब हमारे पास कितना था? 160। और 160 उस संख्या का कितना परसेंट था? 80%। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। और आपको संख्या बतानी है,
तो आप आराम से बता सकते हैं कि हमारी संख्या है वो कितनी है, 200 है। एक जोड़ने की क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। आपने कहा कि एक संख्या है, उसके एक संख्या के 80% में से 80% में 80 जोड़ने पर, एक संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। भैया तो घटाने का नाम ले गया जोड़ने का। एक संख्या का 80% है, उसमें 80 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब संख्या कितनी परसेंट हो जाती है, 100% हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया सर, ये 80 जोड़ा गया, संख्या 80% थी और उसके बाद वो 100% हो जाती है, तो इस 80 ने उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है। तो संख्या बतानी है, बड़े आराम से बता देंगे आप कि सर हमारी संख्या कितनी है, आपकी 400। इस सारी बात को आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 100% होती है। अब आप इसी 1% के ऊपर देखेंगे, परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं, चुनाव के हैं, या इसी तरह से किसी भी संख्या के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे जिनको आप अलग अलग टाइपों से पढ़ते हैं, वो सारी टाइप अब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी यदि आपको 1% की बात समझ में आई। सबसे पहले आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या की वैल्यू 100% है, उसमें से यदि हम माइनस कर देते हैं तो 100 में से माइनस कर देंगे, और यदि कुछ प्लस कर देते हैं तो 100 में क्या कर देंगे, आपका प्लस कर देंगे। आप इधर देखें कि आपने कहा कि हम 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। देखो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। अब किसी भी संख्या का हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप ये बताओ, मैंने आपको 500 रुपए दिए और 500 रुपए में से आपने 140 रुपए खर्च कर दिए, बताइए कितना परसेंट धन खर्च किया। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम परसेंटेज में कैसे बदलने हैं। 500 का 140 खर्च किया तो 140 500 का कितना परसेंट है। आप कहोगे सर 500 में से कितने खर्च किए, 140, 1 में से अपॉन 500 और 100 में से। आप बता देंगे कि 5 दूनी 10, 5 8 40। आपने बताया सर हमने कितना परसेंट खर्च कर दिया, आपका 80%। अब इसी परसेंट को देखो किस तरीके से पूछ लिया कि आधे घंटे का, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधे घंटे में कितने मिनट होंगे, 30 मिनट होंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आपको कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट। सबसे पहले तो इन तीनों में सबसे छोटी इकाई क्या है, घंटे, मिनट और सेकंड में। घंटे, मिनट और सेकंड में सबसे छोटी इकाई क्या हमारी, सेकंड है। तो आपको सबसे पहले इसे सेकंड में बदल लेना है। सेकंड में बदलेंगे सभी को, 30 मिनट को सेकंड में बदलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड हो जाएंगे बताना, 1800 सेकंड। और 1800 सेकंड का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। 60 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, 70। 70 सेकंड 1800 सेकंड का कितना परसेंट है। समझ में आ गया सभी को। जब तक एक रूप में नहीं बदलेंगे, इनको या तो परसेंटेज में बदलें, नहीं सॉरी, इनको या तो सेकंड में बदलें या मिनट में बदलें या घंटे में बदलें, हमेशा छोटी इकाइयां बदलेंगे, वो आपके लिए इजी रहेगा। अब आपने कहा 1800 सेकंड का 70 सेकंड कितना परसेंट है। बहुत इजी हो गया, बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। 2 से अब कर दीजिए। आपने कहा 9 3 27, कितने बच गए हमारे पास, 8 बच गए। 8 बच गए, आपने पॉइंट लगाया, 9 8 72, 3.89 कौन सा आ जाएगा आपका, बी। कौन सा आंसर आया हमारा, बी। देखो सबसे पहले आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, आधे घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आधे घंटे को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो हम 30 को 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1800। 1800 का हमारा 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब हो गया हमारा 70 सेकंड है, वो कितना परसेंट बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। आपने कहा कि 5 घंटे और 40 मिनट तक राम ने
एक दिन में राम ने 5 घंटे 40 मिनट काम किया, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत समय तक आराम किया। एक दिन में राम ने 5 घंटे 40 मिनट काम किया। अगर दिन का नाम आ जाता है तो याद रखें, मैथ और रीजनिंग में 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स, अर्थात 24 घंटे। दिन का मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, नहीं, दिन का अभिप्राय है 24 घंटे। तो आपने कहा कि एक दिन राम ने 5 घंटे 40 मिनट काम किया, तो 5 घंटे 40 मिनट काम किया उसने कितने घंटे में से? 24 घंटे में से। मतलब 24 घंटे में से उसने 5 घंटे 40 मिनट काम किया है, तो बताइए कितने परसेंट समय उसने आराम किया है। तो आप पहले ये निकाल लीजिए कितने परसेंट समय उसने काम किया है। यहां छोटी इकाई क्या है ये बता दो। सर मिनट है छोटी इकाई, घंटे और मिनट दो ही तो बातें दे रखी हैं, तो इसके भी हम क्या बना लेंगे? मिनट बना लेंगे। 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 चौके 24, 2 12 2 14, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, और उसमें 5 घंटे 40 मिनट काम किया। 5 घंटे 40 मिनट का हो जाएगा 340 मिनट वो काम करता है। तो आपको ये बताना है 340 1440 का कितना परसेंट है, अपॉन 1440 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100। बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर आपके दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, बैंकिंग में, रेलवे में, आपको ये चीज़ें हरियाणा सीईटी वगैरह पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें एग्जामिनर बड़े अच्छे तरीके से पूछता है, और वो बातें हम तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम टॉपिक का बेसिक क्लियर करेंगे। हम क्वेश्चन अच्छे अच्छे करने लग जाते हैं, बेसिक हमारा क्लियर होता ही नहीं है, तो हम ये बताइए मैथ को कैसे सीखेंगे? किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसके बेसिक को अच्छे तरीके से पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न आ गए हैं। 1% की वैल्यू आपने निकालने सीख ली थी, अब इसमें कोई अलग टाइपें नहीं होगी, आपको उसी टाइप से, उसी कॉमन सेंस से, उसी लॉजिक से प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक होते हैं, मतलब पास होने के लिए उसे कितने परसेंट अंक लेने हैं? पास होने के लिए लेने हैं उसे 35%। अभ्यर्थी ने 40 अंक तो ले लिए, और उसके बाद 30 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी? अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या की स्टार्टिंग वैल्यू 100% होती है, तो ये बताइए परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी? हमारी 100% की थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने थे। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी पास हो जाता है। 40 अंक उसने प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक उसने प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 30 अंक और आ जाते तो टोटल अंक कितने होते उसके? 70, और 70 अंक होते तो वो क्या हो जाता बताना मुझे जी? पास हो जाता। और पास हो जाता तो परसेंटेज कितने बनते हैं उसके? 35%। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, 40 अंक प्राप्त किए, 30 से फेल हो गया। अगर वो पास होता है तो उसको 70 अंक मिलते हैं, और 70 अंक मिलते हैं तो कितने परसेंट हो जाते हैं उसके? 35% हो जाते हैं। तो आप बता देंगे सर ये 70 अंक है ना, वो कितने परसेंट के बराबर हैं? 35 के बराबर हैं। अब आपको टोटल बताने हैं तो टोटल निकाल लेंगे आप। आपको टोटल बताना है परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे, कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 दूनी 70 आपने किया, सॉरी 35 दूनी 70 और 2 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। देखिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट अंक प्राप्त करने थे विद्यार्थी को? परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, और उसने कितने अंक लिए? 40 अंक ले लिए, 30 से फेल हो गया। अगर वो 30 अंक और आ जाते तो टोटल अंक कितने बनते? 70, और 70 अंक बनते तो वो क्या हो जाता? पास। इसका मतलब ये 70 अंक है ना, वो कितने परसेंट के बराबर हैं? 35। 35 से इसे डिवाइड करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1% की। अब आपको बताना है टोटल अंक कितने थे परीक्षा में। आप बड़े आराम से बता देंगे सर परीक्षा में टोटल अंक कितने थे हमारे? 200 अंक थे।
अर्थात हमारी जो परीक्षा है ना उसके अंदर कुल अंक हैं वो हमारे कितने थे, 200 थे। अब देखो आप, मैं कहता हूं कि एक परीक्षा में, और देखिए एग्जाम्पल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। कितने अंक प्राप्त करने थे, 40। उसको है ना 160 अंक मिले। कितने अंक मिले उसको, 160 अंक मिलते हैं, जो पास होने से 40 अंक अधिक हैं। ध्यान से सुने क्या कह रहा है वो। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, 160 अंक उसने प्राप्त कर लिए, तो वो पास भी हो गया, और पास होने से कितने अंक ज्यादा ले गया, 40 अंक ज्यादा ले गया। इसमें क्या हो रहा था, वो 30 अंकों से फेल हो रहा था, इसमें पास होने से भी 40 अंक ज्यादा ले गया है। तो यहां अपने पास परसेंटेज के रूप में क्या दे रखा है, पास परसेंटेज है, तो उसके पास मार्क निकाल लीजिए। आप कह रहे हैं सर 160 अंक लिए हैं, 40 अंक ज्यादा हैं, इसका मतलब यदि 120 अंक प्राप्त होते हैं तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और 120 अंकों से पास होता है तो कितने परसेंट अंक बनते हैं उसके, 40% अंक बनते हैं। तो 120 कितने के बराबर है आपका, 40 के बराबर है। और आपको टोटल बताना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। तो आप बता देंगे सर परीक्षा टोटल कितने अंकों की हुई थी हमारी, 300 अंकों की हुई थी। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आप इन चीजों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा के लिए पास मार्क 40% है। किसी परीक्षा के लिए पास मार्क कितना बताया है, 40%। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। 185 अंक लेने के बाद भी कितने से फेल हो रहा है, 15 से। अगर वो 15 अंक और ले लेता तो अंक कितने बढ़ते हैं उसके, 200 अंक मिलते उसको, तो कितने परसेंट बढ़ जाते उसके, 40% बढ़ जाते। तो आप कह रहे हैं सर 185 अंक उसको मिले हैं, कितने अंक मिले उसको, 185, और 15 अंकों से फेल हुआ है। अगर 15 अंक और मिल जाते तो टोटल अंक कितने बढ़ते, 200, और 200 अंक बढ़ते तो कितने परसेंट हो जाते उसके, 40%। अरे 40% से पास होता है, 200 अंकों से पास होता है, तो ये 200 अंक 40 के बराबर है। तो आप कहेंगे 200 बटे में 40 और गुणा में क्या करेंगे, 100। आपने कहा कि टोटल परीक्षा है वो कितने अंकों की है हमारी, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे हमारे, 500 अंक थे। इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता रहेगा कि पास होने के लिए उसको टोटल कितने अंक चाहिए थे, या परीक्षा कुल कितने अंकों की हुई, या परीक्षा का 70% बताइए, 80% बताइए। तो हमें अगर 1% की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो हम बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि अच्छे से वो टाइप आपको समझ में आ जाए। और मैं आपको टाइपों से नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको कॉमन सेंस से पढ़ाऊंगा। आपको टॉपिक के अंदर 2-3 लॉजिक देखने हैं, और वो 2-3 जो कॉमन सेंस अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप उसी टॉपिक को नहीं, आप आने वाले कई टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। यदि परसेंटेज को आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैं कहता हूं आने वाले 4 से 5 टॉपिक और हैं जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। और परसेंटेज की आपको 70 से 80% चीजें उस टॉपिक के अंदर आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के पास परसेंटेज बताए गए हैं 35% और 40%। आप यहां देखेंगे हमारे पास लड़कियां और लड़के हैं, और उनके परसेंटेज कह रहा है कि अगर लड़कियां 35% नंबर लेती हैं तो पास हो जाती हैं, और लड़के 40% नंबर लेते हैं तो पास हो जाते हैं। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त कर लिए बेटा, और 117 अंकों से फेल हो जाता है। 117 और जोड़ देता हूं मैं इसमें। आप बताएंगे सर टोटल 600 नंबर आते तो लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। और लड़के का पास परसेंटेज कितना है ये बताओ। अगर लड़का है तो उसको पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, 40%। सारा लैंग्वेज का मैटर है। 40% नंबर लेता है, लड़का पास हो जाता है। 600 नंबर आते हैं, 600 नंबर आते हैं, लड़का पास हो जाता है। तो ये 600 नंबर कितने के बराबर हैं आपके, 40% के बराबर हैं। आप यदि इसे 40 से डिवाइड करेंगे तो वही आपको 1% की बात बताई थी, वो समझ में आ गया होगा। और आपको बताना है टोटल, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया वो ध्यान से देखिए।
लड़कियों के लिए न्यूनतम पास अंक कितने होने चाहिए। जब एक पेन का मूल्य ज्ञात कर लिया है तो 10 का पूछेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 40 का पूछेंगे 40 से, 20 का पूछेंगे तो 20 से। तो यहां आपको 100% क्यों निकालना है? जो चीजें हमें एग्जामिनर ने नहीं पूछ रखी, वो फालतू की चीजें हमें ज्ञात नहीं करनी है। कंपटीशन एग्जाम में टाइम का भी बड़ा रोल है। आपको यदि पेपर को टाइमली सोल्व करना है तो क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व करना होगा, और वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि हम क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे सोल्व करें। आपकी 70 से 80% चीजें हैं ना, वो आप मौखिक गणना कर सकते हैं, और पेन कॉपी का कार्य आपका बिल्कुल नॉर्मल होगा। आप एक या दो लाइन में बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10-15 दिन लगातार क्लासेस लेंगे तो सारा मैटर समझ में आ जाएगा कि मैथ का जो फोबिया है, मैथ का जो डर है, वो हम कैसे भगा सकते हैं और हम मैथ को अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल देखेंगे। कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे वो आप धीरे धीरे हमारी क्लासें लेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए यहां पे बताया गया था, एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों को 40% और लड़कियों को 35% अंक लेने हैं। एक लड़के को 483 अंक मिले, 117 अंकों से फेल हो जाता है तो वो मैंने जोड़ दिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 600। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40। 600 कितने के बराबर है? आपका 40% के बराबर है। 600 बटे में 40 टोटल बताना है तो मल्टीप्लाई 100, और अगर आपको बताना है लड़कियों का तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे आप? 35। तो आपने कहा 4 से काट देता हूं 15, 15 5 75 7, 45 और 7 52। लड़कियां हैं तो उनको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? आपको 525 अंक चाहिए। एक बार 1% के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं आपको छोटे छोटे इस टॉपिक के अंदर सिर्फ 3 लॉजिक बताऊंगा जो इसी टॉपिक के अंदर नहीं, आने वाले 5 से 7 टॉपिकों के अंदर काम में आएंगे, और वो आपको आने वाली 5 7 10 क्लासें लगातार लेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, परीक्षाओं पे आधारित, तो उसकी सेकंड लैंग्वेज देख लीजिए। अब 2 विद्यार्थी आ जाएंगे, एक 30% अंक लेता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40% लेता है और वो क्या होता है? आवश्यक न्यूनतम अंकों से, मतलब पास होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो बताइए पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, या परीक्षा में टोटल अंक कितने थे? कौन सी भी बात पूछी जा सकती है। आप सबसे पहले ये देखो, इसमें एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। पहले विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह कितने अंकों से फेल हुआ बेटा? 5 अंकों से, मतलब 5 नंबर माइनस में रह गया वो। ठीक है, अब दूसरे को देख लेते हैं। सेकंड को 40% अंक मिले, इसको मिले जी 40%, और वह क्या हो गया? वो जी पास भी हो गया, और पास होने से कितने अधिक प्राप्त कर लिए उसने? 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। अब आप ये बताओ, मेरे पास परसेंटेज में कंप्लीट आंकड़े हैं, कंप्लीट डाटा है। कैसे है? इसको मिले 30% और इसको मिले कितने? 40%। दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का अंकों का डिफरेंस देख लीजिए। 1% ये वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो पूछेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने कहा सर इसको मिले 30%, इसको कितने मिले? 40। कितने परसेंट ज्यादा मिलते हैं इसको? जी 10% अंक ज्यादा लेता है। ये 5 अंकों से फेल हो गया। जब ये पास हुआ था तभी 5 अंक तो ज्यादा हो गए थे, और पास होने से 10 और ज्यादा ले गया, तो टोटल अंतर कितने अंकों का हो गया? 15। मैथ में भी हम कहते हैं -5 से +10 में जाएंगे तो 15 का डिफरेंस हो जाएगा। एक विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है, तो 5 अंकों का अंतर तो तभी हो गया था, और पास होने से 10 और ज्यादा ले गया, तो 10 और 5 कितने हो गए बेटा आपके? 15। तो आप कहेंगे 15 का अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है? 10। 10% ज्यादा आए हैं, 15 अंक ज्यादा आए हैं। ये 15 अंक कितने परसेंट के बराबर हैं? 10% के बराबर हैं। टोटल बताना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या पूछ रहा है वही ज्ञात करना है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? आप इनमें से कौन सा भी ले सकते हैं, 30 वाला ले लीजिए चाहे 40 वाला, किसी एक स्टूडेंट को बेस बना ले लो। आपने कहा सर पहले वाला ले लेते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप ये बताओ 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितने अंक आए उसको? पहले विद्यार्थी ने 30% अंक लिए थे, मतलब 45 अंक लिए थे, और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 5 से, तो 5 और जोड़ दो।
45 अंक लेने के बाद भी 5 से फेल हो जाता है तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे उसको? 50। दूसरे को बेस बना सकते हैं। आपने कहा सर 15 अंकों का अंतर है, 10% का अंतर है। बस पहली बात तो यही समझनी है। ये छोटी सी बात समझ में आ गई है तो आप देखेंगे आने वाली कई टाइपें इस टॉपिक में कम से कम आप जो 10 टाइपें पढ़ते हैं उन सभी को एक ही कॉमन सेंस से सोल्व करेंगे। पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आप कहेंगे सर क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हम बिना रटे हुए उन चीज़ों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसलिए आप सीखने का प्रयास करिए, न कि रटने का। मैथ को रटाया जाता है, न कि सिखाया जाता है। और रटने से मैथ में कभी भी आप कंपटीशन एग्जाम में कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे छोटी छोटी बातें लैंग्वेज में पूछता है और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है और आप अच्छे से टॉपिक को सीखने के बाद भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज वैसे भी मेरी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, तो हो सकता है कोई स्पीड में या छोटे मोटे कोई लैंग्वेज में अगर कोई परेशानी आती है तो आने वाली क्लासों में आप बहुत बेटर देखेंगे, क्योंकि हमने 21 साल तक ऑफलाइन पढ़ाया है और ऑफलाइन में आपको पता है कि स्टूडेंट को राजी खुशी नहीं तो चाहे जूते मार के पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और ऑनलाइन में तो आप घर बैठे हुए हैं, अब सो के पढ़ रहे हैं, हंस के पढ़ रहे हैं, रो के पढ़ रहे हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी जितना खुश होकर पढ़ेंगे उतना हम किसी न किसी चीज़ को बेटर सीखेंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मैं कह रहा था 15 का अंतर है, 10% का अंतर है। अब 1% की वैल्यू आ गई। आप मान लीजिए सेकंड को बेस बनाते हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने कहा सर इस विद्यार्थी को कितने अंक आए हैं? 60। और न्यूनतम अंकों से पास होने वालों से कितना अधिक लेता है जी? 10 अंक अधिक लेता है। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे आपको? 50 अंक चाहिए थे। कुछ नहीं रटना है। पूरे मैथ में हर एक टॉपिक में देखेंगे आप कि अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से और बेटर जा रहा है और उससे अगले टॉपिक में हमने और बेटर चीजें सीखी हैं। अर्थात बिल्कुल कॉमन सेंस के आधारित हम टॉपिकों को सीख पा रहे हैं। रटने के लिए हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम रट्टे मारें। तो यहाँ आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई नहीं लगे सूत्र और सही आए उत्तर। बस इस मेथड को दिमाग में रखिए, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से फेल हो जाता। देखो अब एग्जाम में आपको इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे 5-5, 7-7 लाइन का जो क्वेश्चन है ना, उसे आप एक ही लाइन में सोल्व कर देंगे। एक बार मैंने आपको समझाया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे। आपने कहा 30% अंक किसको मिले हैं और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को कितने मिले हैं? 52%। तो आप पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सर दोनों का अंतर है कितने परसेंट का? 22% का। यही तो लिखेंगे, एक को 30% मिले, एक को 52% मिले। 30% वाला तो 108 अंकों से फेल हो गया, मतलब जी माइनस में रह गया था। और 52% वाला है ना, वो पास होने से 24 अंक अधिक ले गया, मतलब उसको 24 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखेंगे दोनों का जो अंतर है ना, वो कितने अंकों का था? 132। एक विद्यार्थी 108 अंकों से फेल है, दूसरा जब पास हुआ था तभी 108 का अंतर हो गया था। पास होने से 24 अंक और ज्यादा ले जाता है, अर्थात दोनों का अंतर कितने का? 132 का। और दोनों का अंतर कितने का? 22% का। धीरे धीरे इन चीजों को जो आप 2-3-4 लाइन में सोल्व कर रहे हैं, आप सिंगल लाइन में प्रश्न को पढ़ते पढ़ते सोल्व करने लग जाएंगे और वो बहुत जल्दी करेंगे। आपने कहा 132 अंक दोनों का अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है? 22% का अंतर है। 1% की वैल्यू आ गई है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन से को बेस बना लो, चाहे फर्स्ट वाले को चाहे सेकंड वाले को। अगर 30% निकालते हैं तो 108 जोड़ने पड़ेंगे। 52% निकालते हैं तो 24 अंक ज्यादा आ रहे हैं, तो 24 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। आपको टोटल अंक नहीं निकालने हैं, टोटल निकालेंगे फिर उसका 30% निकालेंगे, फिर उसमें 108 जोड़ेंगे। आना वही आपको। सबसे पहले आपने यहाँ 30% अंक निकाल लिए पहले वाले स्टूडेंट के। आप कहते हैं 11 दूनी 22, 11 कम 11। आपने कहा सर पहले विद्यार्थी को जो नंबर आए ना, वो कितने आए? 180। और कितने अंकों से फेल हो गया वो? 108 से। 108 और जोड़ दो भाई, 8, 8 और 2। इसका मतलब पास होने के लिए टोटल कितने अंक चाहिए थे? 288। अब पास परसेंटेज पूछ रहा है, कोई बात नहीं, परसेंटेज निकाल लेंगे। आप परसेंटेज सीधा भी निकाल सकते थे, अब टोटल निकाल लिया है तो उससे देख लेंगे। आपने कहा कि हमारा है ना परीक्षा में 132 का अंतर था और कितने का अंतर था दोनों का?
22% का। आप यदि टोटल निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11। आपने कहा सर हमारे टोटल अंक कितने बन गए 600 और विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने चाहिए 288। तो 288 600 का कितना परसेंट है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने कहा कि 288 जो अंक है ना वो 600 का कितना परसेंट है, 600 में से 288। तो आपने कहा 6 चौके 24 बच गए 4, 6 आठे 48। इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे उसको 48%। अब देखो इधर एक बार फिर देखते हैं इसको। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त कर लिए बेटा 30% अंक प्राप्त करता है और वह 108 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 24 अंक अधिक ले लेता है। तो आप कहेंगे दोनों का अंतर कितने परसेंट का है 22% का, और दोनों के अंकों का डिफरेंस कितने का है 132 का। यहां तक बात समझ में आ गई थी। अब 132 अंक है ना वो कितने परसेंट के बराबर हैं, आपने कहा सर 132 है ना वो 22% के बराबर हैं। आपको यहाँ बताने हैं कि कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तब विद्यार्थी पास होगा। तो यहाँ आप सीधा टोटल निकाल के भी कर सकते हैं या आप पहले पास वाले अंक निकाल सकते हैं, अभी बताया था। टोटल निकालेंगे कैसे, 11 दूनी 22, 11 आप कहेंगे सर टोटल अंक कितने हो गए हमारे 600, और 600 में से विद्यार्थी है ना कितने अंकों से फेल हो जाता है 108 से। 30% तो आ रहे हैं उसको, तो ये तो क्यों निकालने 108 अंकों के बारे में पता करना है कि 108 600 का कितना परसेंट है, कितने परसेंट से फेल हो रहा है वो 30 में ऐड कर देंगे। आप कहते हैं सर 600 वाली परीक्षा में 108 अंकों से फेल हो गया, तो हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट से फेल हो गया 6 एकम 6, 6 आठे 48, 18% से फेल हो गया। 30% अंक आ रहे हैं, 18% से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए टोटल कितने परसेंट अंक चाहिए थे उसे 48%। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहां तक हमने पढ़ा है कि 1% की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, 1% का मान कैसे ज्ञात करें। पहला कॉमन सेंस आपका क्लियर हो गया है। सेकंड कॉमन सेंस देखते हैं। मैं कहता हूं छोटे छोटे 3 लॉजिक 3 कॉमन सेंस आपको देखने इस पूरे टॉपिक के अंदर, और टॉपिक के अंदर आने वाली सारी लैंग्वेज और सभी टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से आप सोल्व कर पाएंगे। दैट्स माय कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं कि आप एक बार प्रयास करके देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बड़े आराम से आपको समझ में आ जाती हैं। यहाँ पे अगला जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखो इधर कि मैं कहता हूं ए है और ये है बी। ए 500 रुपए कमाता है और बी कितने रुपए कमा रहा है आपका 700 रुपए। ये दोनों की इनकम है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, बी की इनकम ए से कितने रुपए अधिक है, बड़े आराम से बता देंगे सर 200 रुपए अधिक है। ए की इनकम बी से कितने रुपए कम है, सर 200 रुपए कम है। लेकिन यहां रुपए में कभी भी चर्चा नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि यहां चर्चा किस में होगी, आपकी परसेंटेज में चर्चा होगी। यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है या ए बी से कितने परसेंट कम है, दोनों में मैं दोनों बातें पूछ सकता हूं। बी ए से कितने परसेंट अधिक है और ए बी से कितने परसेंट कम है। बहुत सिंपल सी बात है, इस पे ध्यान दीजिए। आपको कहीं भी प्रतिशत के रूप में यह बताना हो कि कितना कम है कितना अधिक है, पूरे मैथ में ये जो आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं, जो लॉजिक बता रहा हूं, पूरे मैथ में आपको काम में लेना है। आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, हर टॉपिक में चीजें काम में आएंगी। यहां पे कह रहा है ये 500 रुपए कमाता है, ये 700 रुपए है, तो आप क्या करते हैं, पहले दोनों का डिफरेंस, अभी इसका जो लॉजिक है कॉमन सेंस है लिखवाएंगे और 5-4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी होगी। दोनों का डिफरेंस बी ए से कितने परसेंट अधिक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं ये बताओ जी, ए से कंपेयर कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस अपॉन ए और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। आप बता देंगे जी बी ए से कितने परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। अब आपसे पूछ लिया जाए ए बी से कितने परसेंट कम है, तो ये मत कह देना कि ये 40% ही कम है। ये इससे 40% अधिक है, तो ये इससे कितने परसेंट कम है। ये बात तो हो रही थी 500 पे और ये बात किसके ऊपर होगी हमारी
700 700 रुपए पे बात होगी। जैसे मैंने पूछा ए बी से कितने परसेंट कम है, तो अब की बार कंपेयर किससे हो रहे हैं? बी से। दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां कंपेयर बी से हो रहा है, अपॉन 700 मल्टीप्लाई 100। आप बता देंगे 7 दूनी 14 6 7 8 56। आप कहेंगे सर जो ए है ना वो बी से 28 सही 4/7% कम है। समझ में आया? तो यहां इसका जो कॉमन सेंस है उस पर हम ध्यान देंगे। एक बार आप इसे नोट कर लेंगे, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कहीं भी कंपेयर करना हो, कंपेयर को हिंदी में आप बोलते हैं तुलना। प्रतिशत के रूप में आपको कहीं भी कम और ज्यादा बताना पड़ जाए, कितना परसेंट कम है कितना परसेंट अधिक है, तो इसे हम एक तुलना का फॉर्मूला कहेंगे, तुलना का लॉजिक कहेंगे, तुलना का कॉमन सेंस कहेंगे। जो कई टॉपिकों में काम करे वो हमारा कॉमन सेंस होता है। आपने कहा कि तुलना हमेशा दो संख्याओं के बीच होती है। मैथ में सभी संख्याएं हैं, पशु पक्षी का नाम ले, विद्यार्थियों का नाम ले, या कोई भी जिक्र करेगा तो हम वो क्या मानेंगे? संख्या। तो आपने कहा दोनों संख्याओं का डिफरेंस, दोनों नंबरों का डिफरेंस, दोनों संख्याओं का अंतर अपॉन कंपेयर वाली संख्या, मतलब तुलना वाली संख्या, जिस संख्या से तुलना कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई 100। देखो छोटी सी बात है, कहीं भी दो संख्याओं के बीच तुलना करनी पड़े तो दोनों का डिफरेंस अपॉन जिस संख्या से कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देना? आपको 100 कर देना है। जैसे यहां देखो ए की आय बी से 25% कम है, ए की आय बी से 25% कम है, बी 100 कमाता है तो ए कितना कमाएगा? 75। फिर पूछ क्या रखे हैं? बी की ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? बी ए से। बी किससे? ए से। अभी बताओ तुलना किससे हो रही है? ए से। बी ए से कितने परसेंट अधिक है तो ए से तुलना हो रही है। ए बी से कितने परसेंट कम है तो तुलना किससे हो रही है? बी से। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो जिस संख्या से कंपेयर कर रहे हैं वो अपॉन में लिखनी है। तो आपने कहा कि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो ये मत कह देना कि 25% अधिक है, नहीं, गलत है। आपको दोनों को कंपेयर करना है। आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 25। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। 25 थी 75, आप बता देंगे 33 1/3% बी अधिक है। किससे है? ए से। किससे है? ए से। देखो जहां भी आपको कंपेयर करना हो, दोनों संख्याओं का डिफरेंस अपॉन जिस संख्या से कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? आप 100। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। देखिए बार बार आता है क्वेश्चन, अभी मैं बता रहा हूं ये। हमने कहा कि राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% कम है। अगर श्याम 100 कमाता है तो राम कितना कमाएगा? आपका 80। तो बताइए श्याम राम से कितने परसेंट अधिक कमाता है? राम श्याम से 20% कम कमाता है, तो बताइए श्याम राम से कितने परसेंट अधिक कमाता है? अब पूछा है श्याम किससे? राम से। अब आपको लगता है कि राम श्याम से 20% कम है तो राम श्याम से 20% कम है तो श्याम राम से 20% अधिक होगा। गलत है। जब तक आप दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे आप ऐसे ही आंसर देंगे। आपने कहा दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। श्याम किससे? राम से। और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100। आपने बताया कि श्याम राम से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कहीं भी कंपेयर करना हो, दोनों का डिफरेंस जिससे कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आपका 100। राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है। राम का जो वेतन है ना वो श्याम के वेतन का 60% है। श्याम 100 कमाता है तो राम कितना कमाएगा? 60। तो बताइए श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है? टोटल पूछा है, कंपेयर करके भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद आपका जो भी डिफरेंस आए उसमें 100 जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की वैल्यू 100 होती है। मान लीजिए मेरे पास आपसे 20% अधिक है तो मेरा धन आपके धन का टोटल कितना है? अरे आपके पास 100 है, मेरे पास आपसे 20% ज्यादा है तो मेरा धन आपके धन का कितना है? 120 है।
120% है। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं और बिना कंपेयर कर सकते हैं, दोनों चीजें देख लीजिए। पहले कंपेयर से देख लीजिए, श्याम राम से कितने परसेंट अधिक है? श्याम किससे? राम से। बहुत सिंपल बात है, दोनों का डिफरेंस कंपेयर किससे कर रहे हैं? राम से, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 100। आप देखिए 66 सही 2/3% अधिक है। कौन? श्याम। किससे? राम से। अब ये बताओ, राम जो भी कमाता है टोटल वो कितना परसेंट है? 100%। और ये इससे कितना अधिक है? 66 से 2/3। तो 100 में अगर ये ऐड कर देंगे तो हम बता देंगे कि जो श्याम है ना वो राम का टोटल कितना है? 166 सही 2/3% है। आप कंपेयर नहीं करना चाहते, आप कहें कि सर सीधा बताएंगे, तो सीधा देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने कहा कि सर राम है ना, राम श्याम का 60% है। श्याम 100 है तो राम कितना है? 60। तो श्याम राम का टोटल कितना परसेंट है? टोटल बताना है तो टोटल को लिख लेंगे। ये 60 है राम, तो श्याम कितना है? 100। 60 का कितना परसेंट है? बस यही बताना है, बटे 60 और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से। परसेंटेज आपको निकालना ही आता है। आप कहेंगे 500 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 166 सही 2/3% है। श्याम किसका है? राम का है। पहली बात हमने पढ़ी है 1% की वैल्यू ज्ञात करना। सेकंड हमने पढ़ा है कंपेयर करना। दो सिंपल लॉजिक हैं और इसमें आने वाली आपकी जो इस परसेंटेज के टॉपिक की है 70 से 80% चीज़ें कवर होंगी, और एक कॉमन सेंस लास्ट और देखेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े आराम से इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपको कोई टाइपें नहीं रटनी है। अलग अलग टाइपों से मैंने बार बार देखा है कि एक ही टॉपिक को कम से कम 25-30 टाइपें बता दी जाती हैं। अगर आपको परसेंटेज में हम 30 टाइपें बताएंगे, एक अध्यापक उन चीज़ों को सीख सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट को वो टाइपें सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? जो चीज़ें हम 3-4 महीने में सीख सकते हैं उनको सीखने में सालों लग जाते हैं, और उसके बाद भी अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होते ही हमारे पर्सन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। अब देखेंगे वही क्वेश्चन, उनकी लैंग्वेज चेंज करता जाएगा। आप अलग अलग टाइपें बनाते हैं और फिर क्या है, आपकी नई नई टाइपें बन जाती हैं। आपने अभी कंपेयर करना सीखा है, कंपेयर पे चर्चा करेंगे। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो? आप पर्सन की लैंग्वेज को समझे पहले। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, चाय का हमारे पास जो मूल्य है ना, वर्तमान मूल्य कितना बताया गया है? माना चाय 100 रुपए की आती है और चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो इसका जो नया मूल्य है ना वो कितना हो गया हमारा? 120 रुपए। जो वस्तु हम 100 रुपए में खरीदते थे वो वर्तमान में कितने की आने लगी? 120 रुपए की। मान लीजिए मैं 100 रुपए में 1 किलोग्राम चाय खरीदता था, अब मैं मार्केट में अगर 120 रुपए लेके जाऊंगा तो 1 किलोग्राम चाय आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है? उसकी खपत का मतलब उसका प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि चाय पर होने वाले खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। हम उसमें वृद्धि नहीं करना चाहते अपने खर्चे में, अर्थात मैं अपना खर्चा कितने रुपए करता हूं? 100 रुपए, और मुझे अब भी कितना करना है? 100 रुपए। आप ये बताइए 100 रुपए में चाय आती है 1 किलोग्राम, मार्केट का मूल्य हो गया 120 और मैं 100 रुपए लेके जाऊंगा तो चाय कम आएगी या ज्यादा आएगी? चाय कम आएगी जी, मूल्य बढ़ गया है। आप तो 100 रुपए लेके जा रहे हैं और वस्तु 120 की आने लगी है, तो उससे हमारा क्या होगा? चाय की जो खपत है ना वो हमें कम करनी पड़ेगी। चाय हमारी क्या आएगी? कम आएगी। कितनी कम आएगी? सर उतनी तो कम आएगी जितना 100-120 से कम है। भाई 120 रुपए में चाय आने लगी है और मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूं, तो 100 रुपए 120 रुपए से कितना परसेंट कम है? उतनी ही खपत हमें क्या करनी? कम करनी है। और परसेंटेज में कम और ज्यादा आ जाएगा तो वहां क्या कर लीजिए? तुलना। आप ये बताइए 120 रुपए में 1 किलोग्राम चाय आती है और मैं 100 रुपए लेके जाऊंगा तो चाय कम आएगी, अर्थात 100-120 से कितना कम है? उतना परसेंट मुझे अपना खपत कम करनी होगी। 100-120 से, किससे? 120। दोनों का डिफरेंस किससे? 120 से, और मल्टीप्लाई 100। दोनों का अंतर जिससे कंपेयर कर रहे हैं।
आपने कहा 2 से 50, 3, 3 एकम 3, 2, 3 छिके 18, 16 सही 2/3%। क्या आ जाएगा आपका? हमें उसका प्रयोग कितना कम करना पड़ेगा? 16 सही 2/3%। अब इसमें अलग अलग टाइप पढ़े तो इसको से आप कितनी टाइपों से कर लीजिए, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस पढ़ना है और उसी से सारे क्वेश्चन करने हैं। अपना कॉमन सेंस भी स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अलग अलग जो टाइप पे सीख रहे हैं वो भी आपको सीखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक बार बिना आपको कंपेयर के बता रहा हूं। बिना कंपेयर के कैसे करेंगे आप? आपने कहा यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी होगी। अब मैं मानता हूं कि माना 100 रुपए में 10 किलोग्राम चाय आती है। कितने किलोग्राम चाय आती है? 10 किलोग्राम। अब उसकी खपत में कितने परसेंट कमी की जाए? उसका मूल्य 20% बढ़ गया है, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। अब वर्तमान में 120 रुपए में कितनी चाय आने लग रही है जी? 10 किलोग्राम चाय आती है। पहले 100 रुपए में आती थी, अब 120 रुपए में आती है। मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो मुझे कितने रुपए लेके जाने हैं? 100। तो अब 100 रुपए में कितनी आएगी? 120 रुपए में 10 किलो, 1 रुपए में 10/120, और 100 में कितनी आएगी वर्तमान में? पहले वो ज्ञात करनी पड़ेगी। आपने कहा कि यहां पे आ जाएगा, एक सेकंड इधर लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। 10/120 और गुणा में कितना हो गया आपका? 100। आप देख रहे हैं 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 25/3, 3 आठे 24, 8 सही 1/3 किलोग्राम चाय आएगी। पहले कितनी आती थी? 10 किलोग्राम। यहां वेट पूछ ही नहीं रहा, कितने परसेंट हमें तो उसकी खपत कम करनी है, मतलब कितने परसेंट चाय कम आई है, फिर यहां कंपेयर करना होगा। अरे 10 किलोग्राम चाय आती थी, अब है ना 25 बटे कितनी आने लगी? 3 किलोग्राम चाय आती है, तो 25/3 10 से कितना कम है? फिर तुलना करो। वही 1% है ना आपका 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम लेगा, और आपको उसमें अलग अलग टाइपें, अलग अलग उसके अंदर आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। इसलिए आपने देखा कि कहीं भी परसेंटेज के रूप में कम और ज्यादा होगा तो वहां आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, अर्थात क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक ही जो बात बताई जा रही है उसके कई क्वेश्चन ले रहे हैं हम प्रैक्टिस में। आपने कहा खाद्य तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। जो 100 रुपए में वस्तु आती थी अब कितने में आने लगी जी? 125 में आने लगी। अब इसके ऊपर खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार को उसका जो प्रयोग है ना वो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? मतलब 100 रुपए की वस्तु 125 में आने लगी है और हम चाहते हैं कि हम 100 रुपए खर्च करें। तो 100 रुपए खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि 100 125 से कितना कम है, बस यही बताना है। और 100 125 से कितना कम है अगर आपको ये बताना है तो कंपेयर करना है। देखो हमारा जो वर्तमान मूल्य है ना 100 रुपए में कुछ तेल आता है, उसका नया मूल्य कितना हो गया है जी? 125 में आने लगा। लेकिन मैं तो 100 रुपए ही मार्केट में लेके जा रहा हूं, तो 100 125 से किससे? 125 से कितने परसेंट कम है? उतना ही तेल कम आएगा, उसका प्रयोग कम होगा। दोनों का डिफरेंस किससे बात हो रही है? 125 से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100, 25 पंजे 125। आप बता देंगे कि हमें उसका प्रयोग कितने परसेंट कम करना होगा? 20% कम करना होगा। तो जहां भी परसेंटेज के रूप में जिक्र आ रहा हो, आपको तुलना करनी हो, कम और ज्यादा बताना हो, बड़ा और छोटा बताना हो, आपको वहां पे क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है, तुलना कर लेना है। ठीक है, एक बार दोबारा देख सकते हैं। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, 100 रुपए की वस्तु 125 में आने लग जाती है। इस मद पर खर्चा नहीं बढ़े, परिवार को उसका प्रयोग कितना कम करना पड़ेगा? तो परिवार तो 100 ही खर्च करना चाहता है, तो 100 125 से कितना कम है? उतना ही खर्चा कम करना होगा। किससे? 125 से। कौन? 100। तो आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस किससे कंपेयर हो रहा है? 125 अभी लिखवाया था। तुलना का फॉर्मूला, तुलना का लॉजिक, तुलना का कॉमन सेंस, दोनों का डिफरेंस जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100। दोनों का डिफरेंस जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100। तो आप बता देंगे 25 पंजे 125, 5 6 देखता हूं तो आप बताएंगे कि हमें 20% उसका प्रयोग क्या करना होगा? कम करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कमी है। मतलब ये कह रहा है कि ए का वेतन बी से 30% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए से कितने % कम है। बस ये कंपेयर करना है, तुलना करनी है। अब इसको आपसे 5 लाइन में लिख लीजिए, आप 1 लाइन में सोल्व कर लीजिए। कितना सिंपल है, आप देखो ए का वेतन बी से 30% अधिक है, ए का वेतन बी से 30% अधिक है, ये 100 कमाता है तो ये कितना कमाता है 130। तो बताइए कि बी का वेतन ए से कितने % कम है। बी ए से किससे कंपेयर हो रहा है, ए से। दोनों का डिफरेंस अपॉन ए और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। आपने बताया 300 बटे में 13, 13 दूनी 26, 4 13 3 39, आप कहेंगे 23 सही 1 बटे 13% कम है। कौन कम है, बी। किससे, ए से। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से, पपीता होगा शायद, अलग नाम, कोई बात नहीं। नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन है कि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है, ये 100 है तो ये कितना है। अब पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम होगा, कितने % पपैया का नीता से। बस सिंपल, दोनों का डिफरेंस किसे कंपेयर कर रहे हैं 125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजे 125, कितने % कम है बेटा 20% कम है। कंपेयर जहां भी करना है दोनों का अंतर अपॉन जिसे कंपेयर करें मल्टीप्लाई 100। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन खुद करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने लग जाएंगे और आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। आपको धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखना है। ये जो रट्टाफिकेशन आप कर रहे हैं इन सबको छोड़ दीजिए और एक बार लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा और टॉपिक इजी होने लग जाएंगे तो आपके लिए मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होगा। और आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% नंबर ले सकते हैं। किसी एग्जाम में 20 नंबर का, किसी में 25 का, किसी में 15 का। जिस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसमें से 100% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जिसका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो मैथ और रीजनिंग आपके एग्जामों में 40%, 50%, 30% जितना भी कवर करते हैं आप बड़े आराम से क्या है उन चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है जिसमें मैथ और रीजनिंग है, वो 100 में से कितने क्वेश्चन होंगे आपके 40 क्वेश्चन होंगे। और यदि 40 क्वेश्चन में से आप 39-40 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर आप जीके कंप्यूटर में अगर एवरेज क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़ के 12,000 रुपए हो जाता है, वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। बिल्कुल सिंपल बात है। अब देख लीजिए, ये एक व्यक्ति 7,000 रुपए कमा रहा था और 12,000 रुपए कमाने लगा तो 12,000 7,000 से कितना अधिक है। दोनों का अंतर सर किससे कंपेयर कर रहे हैं 7,000 से कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। आप बता देंगे कि कितना % अधिक है। 7 7 49 बच गया 1, हमारे पास 7 कम 7, कितना बच गया 3, तो 71 सही 3 बटे में 7%। 71 सही 3 बटे 7% उसके वेतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कंपेयर वाली बात समझ में आ गई होगी। हमने इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं और आपको कहीं भी परसेंटेज में कम और ज़्यादा बताना है तो आप इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। दोनों संख्याओं का डिफरेंस अपॉन जिसे कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है।